हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेईई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर का सेकंड कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कैसी होती हैं, कितनी तरह की होती हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और एक तरह की इनडिटरमिनेट फॉर्म जो कि 0/0 होती है उसको सोल्व करने के लिए अलजेब्रिक मेथड सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लिमिट्स होती क्या है, बहुत ही बेसिक लेक्चर था और डिफरेंट टेक्निक सीखी थी, बेसिकली LHL और RHL सोल्व करना और कैसे हम लिमिट को आइडेंटिफाई करें ग्राफिकली और टेक्निक्स के थ्रू। आज हम बहुत सारी और भी क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू आपको अलजेब्रिक मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट लेक्चर जरूर से देख लो, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आर यू रेडी? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लिमिट्स की स्टार्टिंग में ही हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है जिसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने पे, जैसे हमारे पास फंक्शन था, आपको अगर याद है तो हमने डिस्कस किया था x² - 4/x - 2। तो यहां पर x = 2 पुट करने पर ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम 0/0 फॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें लिमिट लगा दे, लिमिट x → 2, ठीक है, और x² - 4 डिवाइड बाय x - 2, तो इसका आंसर हमने देखा था कि 4 आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर तो डिफाइन नहीं है, लेकिन जैसे x इज टेंडिंग टू 2 बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये फंक्शन 4 बनने की कोशिश कर रहा है। तो हमने देखा था कि हम इस तरह के आंसर्स को जनरेट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी देखा था, और LHL RHL जो हमने मेथड बताए थे उनके थ्रू भी हमने देखा था कि हमारी लिमिट 4 बन रही थी। तो इनको सोल्व करने का तो तरीका है, लेकिन वो हमें सारी की सारी टेक्निक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो x इज टेंडिंग टू 2, तो यहां पर भी जब हम 0/0 की बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली 0/0 नहीं है। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइन है, लेकिन ये जो 0/0 फॉर्म है ये एक्चुअली में टेंडिंग टू 0 डिवाइड बाय टेंडिंग टू 0 की फॉर्म है। समझ में आ रही है बात? एग्जैक्टली 0 नहीं बन रहा होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे यहां पर x इज टेंडिंग टू 2, तो जब यहां पर टेंडिंग टू 2 है तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, लेकिन जब x = 2 की बात करते हैं, लाइक f2 अगर हम कैलकुलेट करने की बात करें तो वहां पर एग्जैक्टली 0/0 बनता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम टेंडिंग की बात कर रहे हैं लिमिट्स के केस में। ठीक है, तो ये जो 0/0 फॉर्म आपको दिख रहा है टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 की फॉर्म है। ठीक है, लेकिन देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, जब यहां पर लिखेंगे तो डायरेक्टली 0/0 फॉर्म बोल देते हैं। वैसे ही इन्फानाइट बाय इन्फानाइट, ठीक है, तो ये भी फॉर्म कैसी है? टेंडिंग टू इन्फानाइट डिवाइड बाय टेंडिंग टू इन्फानाइट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस है ना, जब आप क्वेश्चन देखते हो उसमें वो पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हो, जैसे यहाँ पर x टेंड्स टू 2 है, वो 2 अगर आप पुट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये तो शायद यहाँ पर इन्फानाइट बन रहा है और यहाँ पर ये भी इन्फानाइट बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनका जो आंसर है वो हम डेफिनेटली नहीं बता सकते अभी, लेकिन जैसे भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग जब भी हम वो फॉर्म देखेंगे, कुछ टेक्निक सीखेंगे, तो वहां पर हम अपना आंसर बता सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसी फॉर्म का डिफरेंट आंसर होगा। हो सकता है हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ये भी एक इन्फानाइट बाय इन्फानाइट की फॉर्म है, दूसरा क्वेश्चन भी इन्फानाइट बाय इन्फानाइट की फॉर्म है, और इसका आंसर कुछ और आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका आंसर कुछ 5 आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यहां पर भी अगर बात करें 0 × इन्फानाइट, ठीक है, तो ये जो 0 है ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर एग्जैक्टली 0 हमें मिल जाता है आंसर, लेकिन ये टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, लाइक 0.0.1। ठीक है, और यहां पर इन्फानाइट है तो वो मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा एक्चुअली में हमें नहीं पता होता है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हमें पता चलेगा। और इन्फानाइट बाय माइनस इन्फानाइट है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि इन्फानाइट की वैल्यू तो हम ऐसी मानते हैं ना बहुत बड़ी है, और ये भी बहुत बड़ी है, तो 2 टर्म बड़े माइनस बड़े, लेकिन इसमें यह डिपेंड करता है कि कौन सा टर्म कितनी बड़ी इन्फानाइट है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं,
एक सपोज हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हमें पता है 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे काउंटिंग करते जाओ, जो काउंटिंग वाले नंबर्स हैं। ये नंबर्स आप इनफाइनाइट तक ले जा सकते हो, है ना। जनरली हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि किसी ने भी, आपने बोला कि भाई है ना 1,30,000 सपोज बड़ा नंबर है, किसी ने उसके आगे और 1 लगा दिया तो और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है। लेकिन अगर किसी और ने आके बोल दिया कि हम रियल नंबर्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रियल नंबर्स भी हो गए। अब रियल नंबर्स का केस क्या है, इसमें सारे के सारे नंबर्स ही आएंगे, डेसिमल वाले भी, नेगेटिव इंटीजर्स भी, ठीक है, जीरो भी आएगा, इनफैक्ट 0.5 0.7 -2.5 -3, ठीक है। तो ये वाला जो इनफाइनाइट है, रियल नंबर्स वाला इनफाइनाइट, दैट विल बी ग्रेटर देन नेचुरल नंबर्स वाला इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस कारण से ये कितना माइनस होके आएगा ये भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। अभी क्वेश्चंस के थ्रू हम देख पाएंगे। किसी क्वेश्चन में मान लो ये कोई टर्म है माइनस दूसरा टर्म है और कुछ पर्टिकुलर वैल्यू x की पुट करने पर वहां पर इनफाइनाइट बन रहा है, दूसरे में भी इनफाइनाइट बन रहा है, तो उसको हम सोल्व करना सीखेंगे। समझ में आ रही है बात। तो इनफाइनाइट भी ना छोटी बड़ी होती है, ठीक है। तो यहां पर इनफाइनाइट की पावर 0, तो इसको भी ऐसे समझो कि ये टेंस टू इनफाइनाइट है और टेंस टू 0 है। ऐसे अगर आपको याद हो, है ना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो हम बोलते हैं 1 है, होगा आंसर। लेकिन यहां पर इनफाइनाइट 0 एग्जैक्टली नहीं है, टेंड कर रहा है उस पर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट में वैल्यू होगी, ऐसा नहीं है। तो यहां पर भी हमारे पास ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है। और ये वाला भी 0 की पावर 0, ठीक है, ये भी सिमिलर ही केस है कि भाई इसमें आपको क्या करना है, टेंस टू 0 की पावर में टेंस टू 0, ठीक है। तो यहां पर भी आपको पता नहीं रहेगा कि क्या वैल्यू एक्चुअली में आ रही होगी उस पर्टिकुलर एक्स पे, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और ये वाली फॉर्म तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 1 की पावर इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता है कि 1 की पावर कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो वो तो सेम ही रहने वाला है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ना, इनफैक्ट वो अच्छी बात ही है, क्योंकि 1 एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 को टेंड कर रहा है वो फंक्शन, ठीक है। और इनफाइनाइट भी एग्जैक्टली इनफाइनाइट है नहीं है, इनफाइनाइट पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर अगर हम एग्जैक्टली 1 है ना मल्टीप्लाई करें, कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर ले, लाइक 1 की पावर 5 तो 1 ही होगी, 1 की पावर 100 1 ही होगी, 1 की पावर 1000 वो भी 1 ही होगा। लेकिन यहां पर 1 नहीं है, 1 को टेंड कर रहा है, ठीक है। वो हम देखेंगे कि वो 1 किधर से टेंड कर रहा है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म से, 7 ही इंडिटरमिनेट फॉर्म से। तो आपको ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चंस में कि और भी टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली में बन रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ और फॉर्म्स है जो आपको लगेगा कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है लेकिन वो नहीं होती है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, 0 अपॉन इनफाइनाइट, और यहां पर टेंडिंग की भी अगर हम बात कर लेंगे, टेंडिंग टू 0 है अपॉन इनफाइनाइट है ना। तो टेंडिंग टू 0 भी क्या है, कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी होगी, 0.2 0.4 कुछ तो होगी, है ना। और उस क्वांटिटी को हम एक बहुत ही बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो वैल्यू हमारे पास एक्चुअली में 0 ही आ जाने वाली है। समझ में आ रही है बात। तो इसका आंसर हम 0 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से सोचने वाली बात है। अब यहां पर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट है, तो जब हमने देखा था कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो मैंने बताया था कि एक बड़ी इनफाइनाइट एक छोटी इनफाइनाइट, हमें नहीं पता है कि ये वाली बड़ी इनफाइनाइट है या ये वाली बड़ी इनफाइनाइट है, ठीक है। लेकिन यहां पर तो ऐड करना है, तो ऐड करके तो और भी बड़ा नंबर आएगा। क्लियर हो रही है बात। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अच्छा ये तो इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। और यहां पर इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट तो और भी बड़ी इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन रहेगा वो इनफाइनाइट ही, ठीक है। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं है, ठीक है। और अगर 0 की पावर इनफाइनाइट की बात करें तो ये क्या है, ध्यान से देखो, टेंडिंग टू 0 है और उसकी पावर इनफाइनाइट है। तो टेंडिंग टू 0 हमें पता है कि एक छोटा सा नंबर होता है, ठीक है, और उसकी पावर हम बहुत बड़ी अगर लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू और भी कम हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं इन जनरल
कि भाई 0.5 है, अगर इसका स्क्वायर करे तो कितना आएगा 0.25, अगर इसका क्यूब कर दे तो क्या आएगा 0.125। समझ में आ रही है बात? और ये तो मैंने पावर बहुत छोटी रखी है और ये जो नंबर है अंदर वो काफी बड़ा है, 0.5 मीन्स हाफ। लेकिन हम ये बात नोटिस कर पा रहे हैं कि जब हम 0.5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो नंबर छोटा हो जा रहा है, 0.25 बन जा रहा है। ठीक है, पावर एक और बढ़ाई तो और भी छोटा हो गया। सिमिलरली यहां पर जब ये टेंडिंग टू 0 है तो ये तो ऐसे है 0.00001 है ना, और उसकी पावर हम इन्फानाइट कर रहे हैं, बहुत बड़ी पावर कर रहे हैं। तो जब हम बहुत बड़ी पावर कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये भी 0, ये बन जाएगा इन्फानाइट, ये बन जाएगा इन्फानाइट। यहां पर मैं ये यहां पर लिख देता हूं 0। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस तरह की फॉर्म्स में, कोई कंफ्यूज कर दे आपको कि आगे कि हाँ भाई ये है हमारे पास है ना लिमिट का क्वेश्चन और इसमें आपके पास ऐसे ही इन्फानाइट की फॉर्म बन रही है तो डायरेक्टली आंसर क्या दे दोगे इन्फानाइट। ठीक है, अब कुछ और आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस, है ना, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हमारा ये आइडियाज और भी क्लियर होंगे। तो देखते हैं कुछ कुछ फॉर्म्स क्या क्या यहाँ पर बन रही हैं। तो हमें इनमें सिंपली हमें यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये सभी आप एक अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते थे, तो मैंने सारा कुछ यहीं पर ही डाल दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस में है ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही होगी या फिर कुछ क्वेश्चंस का हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज की तरीके से कंसिडर करो। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का मीनिंग क्या हुआ, LHL की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर लाइक 0.99। ठीक है, तो यहां पर अगर हम tan इनवर्स x की जगह 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, टेंडिंग टू π/4 मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि tan इनवर्स 1 हमें पता है π/4 होता है। अब अगर π/2 x की जगह 1 से थोड़ा छोटा नंबर डालेंगे तो π/2 से थोड़ा सा छोटा नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, और tan π/2 पे क्या होता है इन्फानाइट, तो टेंडिंग टू इन्फानाइट है डिनोमिनेटर में। तो यहां पर थोड़ी सी ध्यान से देखो आप बात कि नीचे तो है ना ये टेंडिंग टू इन्फानाइट है ना कि माइनस इन्फानाइट है ना, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो टेंडिंग इन्फानाइट है मीन्स बहुत बड़ा नंबर है और ये तो एक फाइनाइट नंबर है π/4। तो जैसे हमने यहां पर देखा था कि भाई 0/इन्फानाइट मीन्स टेंडिंग टू 0 को अगर हम इन्फानाइट से डिवाइड करें तो क्या होगा 0 आ जाएगा। ये भी तो एक फाइनाइट नंबर ही है, हालांकि टेंडिंग टू 0 नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इन्फानाइट के सामने क्या है ये। ठीक है, तो इसके कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर तो 0 ही आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। यहां पर बोला गया है लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट e की पावर x प्लस x की पावर e, तो ये वाला क्वांटिटी कितना बन जाएगा, देखो e का पावर इन्फानाइट, तो e तो एक कांस्टेंट नंबर होता है 2.71, उसकी पावर अगर इन्फानाइट करेंगे तो ये इन्फानाइट ही देगा हमें। ठीक है, प्लस के साथ लिखा हुआ है x की पावर e, तो x एक इन्फानाइट है ना टेंडिंग टू इन्फानाइट और उसकी पावर e है, तो ये भी हमारा इन्फानाइट ही बनेगा और इनको ऐड करके भी हमें एक इन्फानाइट ही मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा हमें यहां पर मिल रहा था। अब हम आगे देखते हैं, तो ये सब जो फॉर्म्स आ रही है ये हम डेफिनेटली बता पा रहे हैं आंसर। ठीक है, तो यहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म अभी तक बने ही नहीं है। देखो यहां से ध्यान से, अभी ये एक्स स्क्वायर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन x माइनस 1, लेकिन x इज टेंडिंग टू 1 माइनस। ठीक है, 1 माइनस मीनिंग 1 से थोड़ा सा छोटा, तो जब हम x का स्क्वायर करेंगे मीन्स 1 से थोड़े छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा 1 से, है ना, 1 के आसपास ही रहेगा लेकिन छोटा रहेगा क्योंकि 1 माइनस की बात कर रहे हैं। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, भाई तुम 1 भी नहीं बन पा रहे हो तो तुम्हें हम 0 बना देंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर 1 से थोड़ा सा भी छोटा हो तो कंप्लीटली 0 हमें मिलेगा, है ना, डेसिमल में है कोई नंबर, अगर 5.2 है तो हमें 5 मिलेगा, 1.2 है तो हमें 1 मिलेगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे हमने लास्ट लेसन में भी लास्ट लेक्चर में भी है ना डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे, तो ये मिल जाएगा हमें एग्जैक्ट 0। ठीक है, समझ में आ रही है बात, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा एग्जैक्ट 0, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से थोड़े से छोटे नंबर को एग्जैक्ट 0 बना देगा। ठीक है, और नीचे क्या हो रहा है
x इज टेंडिंग टू 1 माइनस, और जब x टेंडिंग टू 1 माइनस मीन्स 1 से थोड़ा छोटा -1, तो ये हमें एग्जैक्ट 0 नहीं मिलेगा, टेंडिंग टू 0 मिलेगा। ठीक है, टेंडिंग टू 0। आप ऐसे सोचो ना, x हमारा 1 माइनस है तो ऐसे मान सकते हो 0.99 -1 तो 0.01, है ना, या फिर और छोटा मान ले तो 0.001। तो इस तरीके से हमें नीचे मिलने वाला है टेंडिंग टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0। तो यहां पर देखो, ऊपर डेफिनेटली हमें पता है 0 है, और नीचे कुछ तो सर्टेन क्वांटिटी है, नॉन जीरो क्वांटिटी 0.005। ठीक है, अब ऊपर अगर एग्जैक्ट 0 हो जाए और नीचे हमारे पास कुछ सर्टेन क्वांटिटी हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे 0/5 इज 0। अब यहां पर लास्ट में बात करते हैं, ये बोला गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/10x माइनस 1/x। तो जब हम 1/10x की बात कर रहे हैं तो x पे क्या आ जाएगा, x टेंडिंग टू 0 है तो 10x टेंडिंग टू कितना होगा 0, और 1/टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, और यहां पर भी 1/टेंडिंग टू 0 ये भी कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। बहुत ही छोटे नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो ये क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट। अब ये जो आया है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ये हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये कितना छोटा होगा और ये कितना छोटा होगा, है ना। मैंने बताया था जब इनडिटरमिनेट फॉर्म डिस्कस की थी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की, कि यहाँ पर रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो दोनों की जो इनफाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट ही है, रियल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, बट कौन सा बड़ा होगा, रियल नंबर्स की इन्फिनिटी ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कितना बड़ा होगा, तो माइनस करके कुछ, है ना, इनके कुछ ना कुछ आंसर आएंगे डेफिनेट, तो वो हम सीखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, है ना। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की टेक्निक कैसे सोल्व करनी है। अब यहां पर देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन, है ना, 1/x²। तो इतना तो हमें पता है, जो पावर में है 1/x², एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो ये हो जाएगा 1/टेंडिंग टू 0, या 1/टेंडिंग टू 0 को हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। तो जो पावर में है वो तो इनफाइनाइट जा रही है, ठीक है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लेकिन जो अंदर लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जब हम x टेंडिंग टू 0 की बात करते हैं तो कोस x टेंडिंग टू कहां होगा, 1। हमने लास्ट सेशंस में देखा था, है ना, लास्ट लेक्चर में, कि जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ कोस x कैलकुलेट करते हैं और x टेंडिंग टू 0 हो तो 1 से थोड़ा सा छोटा रहता है, क्योंकि हमें पता है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जब हम इसके ग्राफ पे जाते हैं, अगर आपको याद हो, है ना, कुछ इस तरीके से ग्राफ हमने बनाया था, तो वहां पर हम 1 तक पहुंचते ही नहीं है, उसके आसपास ही रहते हैं। दोनों तरफ से अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, तो 1 तक पहुंचते ही नहीं है, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर है। और जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन को थोड़ा सा छोटा नंबर मिला तो वो क्या करेगा, उसको डेसिमल पार्ट को हटा देगा, है ना। तो यहाँ पर तो खुद ही डेसिमल पार्ट है, मीन्स 0.99, है ना, क्लोज टू 1, तो वो वैल्यू हमें एग्जैक्टली क्या मिल जाएगी, 0। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें एग्जैक्ट 0, और ये अगर क्वांटिटी एग्जैक्ट 0 है तो 1 माइनस एग्जैक्ट 0 क्या होगा, एग्जैक्ट 1। ठीक है, तो एग्जैक्ट 1 है यहां पर ब्रैकेट के अंदर, इस बात को आप समझो। ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन के कारण वो टोटल क्वांटिटी हो गई 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 1। और एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट, तो कितनी बार भी हम उसको मल्टीप्लाई कर ले, 1 की पावर 1000, 1 की पावर 10 लाख, है ना, तो वो हमेशा आंसर क्या देगा हमें, 1। जो हमने यहां पर 1 की पावर इनफाइनाइट की फॉर्म देखी थी वो कब है, टेंडिंग टू 1 की पावर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मीन्स यहां पर 1 को टेंड कर रहा है ना, एग्जैक्टली 1 नहीं है। तो वो टेंड किधर से कर सकता है, पॉजिटिव राइट साइड से भी कर सकता है, 1.1001, है ना, या फिर लेफ्ट साइड से भी कर सकता है, 1 से जस्ट छोटा, तो वो हम देखेंगे। बट यहाँ पर 1 के टेंड कर रहा है ना, एग्जैक्ट 1 नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन यूज हो रहा है तो एग्जैक्ट 1 हमें मिल पा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स। अब ये जो कोस एक्स है वो x टेंडिंग टू 0 है, तो कोस टेंडिंग टू 0 पे कितना हो जाएगा, टेंडिंग टू 1। ठीक है,
ये टेंडिंग टू 1, 1 माइनस टेंडिंग टू 1, तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी है ये हमारा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है, टेंडिंग टू 0। और ये क्या है 1/x², ये अगेन टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ठीक है। तो अब देखो क्या बनेगा, टेंडिंग टू 0, मैंने अभी बताया था कि टेंडिंग टू 0 बहुत ही छोटा नंबर है और उसकी पावर अगर हम बहुत बड़ी कर दे, है ना, तो वो तो 0 ही आ जाएगा। मैंने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया है कि टेंडिंग टू 0, है ना, और उसकी पावर इनफाइनाइट, वो हमारा 0 ही आ जाएगा। ये और भी छोटे होते चले जाते हैं नंबर जब हम पावर बढ़ाते हैं, ठीक है, और वो तो इनफाइनाइट तक ही चला गया है पावर। अब आगे बात करते हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखो x टेंड्स टू 0 जब होगा तो साइन x क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, तो टेंडिंग टू 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, ठीक है, और 1 प्लस टेंडिंग टू 0 हो जाएगा टेंडिंग टू 1, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंडिंग टू 1 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। तो टेंडिंग की 1 की पावर इनफाइनाइट, यही तो हमने देखी थी 1 की पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर जैसे हमने लास्ट में देखा है ना, यहां पर 1 की पावर इनफाइनाइट को हमने लिखा था टेंडिंग टू 1 की पावर इनफाइनाइट, तो ये तो हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म हुई, क्लियर हो रहा है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि ये हमारे पास है ना, टेंडिंग टू 1 की पावर इनफाइनाइट एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो यही हमें आइडेंटिफाई करनी थी। अब देखो लास्ट वाले पार्ट में क्या है, x टेंडिंग टू 0, तो साइन x टेंडिंग टू 0 है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इसको एग्जैक्टली 0 बना देगा, क्योंकि ये टेंडिंग टू 0 है ना, साइन x का वैल्यू तो लगभग 0 होगा, 0.001, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको और भी 0 बना देगा। दैट मीन्स ये हमें मिलने वाला है एग्जैक्ट 0, ठीक है, और एग्जैक्ट 0 ये होगा तो 1 प्लस एग्जैक्ट 0 क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट 1, ठीक है। तो यहां पर भी हमें क्या मिलने वाला है, एग्जैक्ट 1, ठीक है। और उसकी पावर में क्या है, देखो ध्यान से, x टेंड टू 0 है तो 1/x कितना हो जाएगा, टेंड टू इनफाइनाइट, और एग्जैक्ट 1 की वैल्यू तो हमने कुछ इस तरीके से यहां पर लिखी है कि ये होगी कितनी, 1, क्योंकि एग्जैक्ट 1 को आप कितने भी बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो वो आपको 1 ही देने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जो डायरेक्टली आपको दिख रहा था कि अच्छा इनफाइनाइट बन रहा है, 10 टू 0 बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो डायरेक्टली उनके डेफिनेट आंसर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये दो ही हमारे पास यहाँ पर इन्फिनिटी फॉर्म देखिए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 10 टू 1 की पावर इनफाइनाइट है ना, 1 की पावर इनफाइनाइट। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हो अगर थोड़ा सा बेसिक लॉजिक लगा लो कि एग्जैक्टली 1 बन रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली 0 बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर रखो अपने कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0, tan के अंदर है cos x और उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और 1 माइनस cos x उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहां पर हमने वही चीजें डिस्कस करनी है जो पहले करी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इसको क्या कर देगा, 0 बना देगा, क्योंकि cos x, अगेन मैं बता देता हूं प्लॉट करके, तो यहां पर थोड़े से ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो ग्राफिकल मेथड से। तो cos 0 पे हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, लेकिन x इज टेंडिंग टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0। तो यहां पर जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो LHL RHL कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से वो थोड़ी सी छोटी वैल्यू मिल रही है। तो हमें क्या मिलेगा, 10 के अंदर देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, तो हमें एग्जैक्टली 0 मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। तो ये वैल्यू क्या है हमारी, एग्जैक्ट 0, और डिवाइड में भी क्या है, 1 माइनस, है ना, cos x, तो ये भी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, एग्जैक्ट 0, क्योंकि 1 से थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। तो इनफैक्ट यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो x की वैल्यूज थी वो तो हमने ऐसे प्रेडिक्ट कर ली, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कारण। तो यहाँ पर देखो tan ऑफ एग्जैक्ट 0 क्या होता है, 0 होता है, और नीचे 1 माइनस एग्जैक्ट 0 कितना होगा, 1 होगा, और 0/1 हमें क्या पता है, एग्जैक्टली
0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे। तो जरूरी नहीं है, यहाँ पर हमें कोई भी टेक्निक यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, डायरेक्टली हम है ना वैल्यूज देख पा रहे हैं कि क्या क्या उनकी वैल्यूज होंगी। टेंडिंग टू बस आपको ध्यान रखना है, हम एग्जैक्टली नहीं पहुंच रहे होते उस जगह पे, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम कुछ टेक्निक्स सीखने की कोशिश करेंगे जहां पर हम पर्टिकुलर टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म को सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड या एल्जेब्रिक लिमिट्स, ठीक है। तो इसमें हम 2 टाइप्स की फॉर्म्स मेनली डिस्कस करते हैं। एक तो 0 बाई 0 की फॉर्म, ठीक है, उसको कैसे सोल्व करेंगे, और एक इनफाइनाइट टाइप, ठीक है। तो इनफाइनाइट टाइप में भी 2 फॉर्म्स होती है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो आज के सेशन में हम 0 बाई 0 फॉर्म पे मेजरली डिस्कस करेंगे, और ये वाली जो इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि हम बहुत तसल्ली से आराम से सीखने वाले हैं, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 0 बाई 0 फॉर्म को सोल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड और बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन, जो बाइनोमियल चैप्टर आपने अभी सीखा है ना, पहले सीखा था, तो वहां पर जो क्लास 11th का टॉपिक है वहां से हम आइडिया लेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का। तो ये सब हम मेथड यूज करेंगे 0 बाई 0 फॉर्म को सोल्व करने के लिए, ठीक है। और जैसे हमने क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था, जिससे हमने पूरा चैप्टर ही स्टार्ट किया था, क्या था आपको याद है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन x -2। आज भी हमने इसका जिक्र किया था, है ना। और अगर आपको इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी हो, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ना x -2 x + 2 डिवाइड बाय x -2, ठीक है। तो जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई x टेंडिंग टू 2 है, ना कि एग्जैक्टली 2। दैट मीन्स ये जो x -2 है एग्जैक्टली 0 नहीं बनेगा, टेंडिंग टू 0 रहेगा, ठीक है। और ये दोनों क्वांटिटी सेम ही है, तो इसको हम डायरेक्टली यहां से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने h में ट्रांसफॉर्म करके देखा था LHL RHL वगैरह, तो वहां पर हम h के फॉर्म में है ना कैंसिल कर रहे थे, क्योंकि h हमें पता था 0 के इक्वल नहीं है। तो यहां पर भी हम डायरेक्टली कैंसिल कर ही सकते हैं। और जब बचा x + 2, ठीक है, तो x + 2 बचा है, तो इसमें हम डायरेक्टली अब x = 2 पुट कर देंगे, वही हमारी लिमिट की है ना फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, लिमिट की वैल्यू एट x = 2। तो हमने क्या किया, यहां पर हमारी 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही थी, है ना, एट x = 2, लेकिन हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है, वो तो हमारी इजीली आ गई 4, क्योंकि हम जो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था x -2 फंक्शन की वैल्यू 2 पे, ठीक है, x -2 इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था, उसी को हमने एलिमिनेट कर दिया, है ना। जब हमने बोला कि x = 2 नहीं है, टेंडिंग टू 2 है, तो हम क्या करेंगे, मेन आइडिया यही रहेगा फैक्टराइजेशन में या रेशनलाइजेशन में या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है, कि जो भी हमारा पोर्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना क्रिएट कर रहा है, उसी को आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, तभी आपका आइडिया बहुत अच्छे से सॉलिडिफाई हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये वाला हम आपके पास फंक्शन है। तो अगर आप 1 पुट करके देखो तो क्या मिलेगा, नीचे तो डेफिनेटली 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा -1, ये तो 0 बनने वाला है, ठीक है। और ऊपर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 -1, है ना, इसके साथ log 1, ये भी 0 और ये भी 0, है ना, ये दोनों टर्म 0, 1 -1 ये भी 0 बनने वाला है। तो 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है, मीन्स एग्जैक्टली टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0 की फॉर्म बन रही है। तो सारी की सारी फॉर्म्स जो हम आज डिस्कस करने वाले वो 0 बाई 0 की फॉर्म होगी, ठीक है। कोई डाउट नहीं रखना मन में, हर एक क्वेश्चन में हम यही बताएंगे कि भाई ये 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है, क्योंकि वो बन रही होगी। तो यहां पर हम क्या करें, तो एक आइडिया तो यही है, फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारे पास x³ है और ये -1 है, ठीक है। तो इनको अगर एक साथ रख ले तो क्या बन जाएगा, x³ -1, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नीचे क्या लिखा हुआ है, x² -1, इसको भी हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, x टेंड्स टू 1। और यहां पर देखो -x² log x है, तो यहां पर -log x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, x² बचेगा, और यहां पर +log x है, -log x बाहर कॉमन लिया है, तो -1 बचेगा। तो समझ में आ रही है बात, x टेंड्स टू 1 है,
दैट मीन्स 1 पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है 0/0 की फॉर्म, तो कहीं ना कहीं तो वो एक फैक्टर छुपा हुआ होगा x-1 वाला, तो उस फैक्टर को ही हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां से भी x-1, यहां से भी x-1 बनते हुए दिख रहे हैं हमें, ठीक है। देखे क्या क्या बनता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये वाला अगर फैक्टराइज करें तो ये बन जाएगा x-1 और x² प्लस x+1। क्लियर हो रही है बात। माइनस log x और मल्टीप्लाई में क्या आएगा x-1 और x+1, ठीक है। ये log x अलग है, इसके साथ नहीं है, ठीक है। यहां पर भी आप लिख सकते हो log x अलग है, और नीचे भी क्या बन जाएगा x-1 और x+1। a² माइनस b² वाली फॉर्म है ना x² - 1, तो a माइनस बी a प्लस बी। अब देखो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है x-1 यहां पर भी है, तो बीच में माइनस है तो कॉमन लेके काट कर सकते हैं, या फिर अब तो बड़े बच्चे हो गए हैं तो जल्दी से यहीं पर ही कट कर दो, ठीक है। तो यहां पर और क्या बचा, देखो ये बच गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 x² प्लस x+1, और ये बन जाएगा माइनस log x, है ना, इनटू x+1, और नीचे बन जाएगा x+1। अब डाल के देखो कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, x=1 अगर हम इसमें पुट करें तो क्या क्या बन जाएगा, ये 1 ये 1 ये 1, तो ये तो 3 बन गया है। अब log x हमारा log 1 पे 0 ही होता है, ठीक है। जब भी हम कैलकुलस में या फंक्शन में, है ना, कैलकुलस में स्पेशली बात कर रहे हैं log की, है ना, और यहाँ पर x लिखा हुआ है तो बेस कुछ नहीं दिख रहा है आपको। इन जनरल जब हम मैथ में बात करते हैं तो बेस 10 कंसिडर करते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर log e, है ना, बेस e कंसिडर करना है हमेशा, ठीक है। जब तक वो डिफाइन या बोला ना गया हो कि ये बेस 10 होगा, तो e हमेशा कंसिडर करना है। तो log 1 बेस e कितना हो जाएगा 0, ये पार्ट तो 0, तो ये बन गया 3, और नीचे क्या बनेगा 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2। तो जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि अब तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है जहां पर x स्टैंड कर रहा है, उसको पुट करने के बाद, तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो डायरेक्टली पुट कर दो, ठीक है। 1.5 हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा C। लेकिन अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो उसको हम एलिमिनेट करने की डिफरेंट टेक्निक सीख रहे हैं, उनको आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि x टेंडिंग टू 1 पे हमें ये जो कल्प्रिट है x-1 ये परेशान कर रहा था, तो इसलिए हमने इनको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो देखेंगे हम अलग अलग मेथड्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 डिवाइड बाय रूट x - 1। तो अगर आप x की जगह 1 पुट करके देखोगे तो 1 - 1, नीचे भी 1 - 1, 0/0 की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड करना है, तो इसको हम दो तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करो, तो क्या बनेगा ये देखो, ये बन जाएगा x - 1 x+1, नीचे तो रूट x, है ना, -1 है ही, और x टेंडिंग टू 1 है, तो कल्प्रिट आपको दिख ही रहा है x - 1 होगा, लेकिन नीचे रूट x - 1 है, ठीक है। तो जो ये x - 1 है इसका फर्दर फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू रूट x - 1 और रूट x+1, और x+1 को आप एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक है, x टेंड्स टू 1। ये क्यों लिखा मैंने, x - 1 को ऐसे कैसे लिख लिया, तो यहां पर देखो x - 1 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, रूट x² -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो लिखा हुआ है ये, ठीक है, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब हम हमारा रूट x a है और 1 b है, तो a² - b² a - b a + b। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर देखो रूट x - 1 कैंसिल, तो बस आसानी से आप क्या लिख सकते हो, इनफैक्ट लिमिट लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली x = 1 यहां पर पुट कर दो, क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां पर 1 पुट करोगे, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 × 2 4, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 4। और दूसरे मेथड से देखें तो दूसरा मेथड भी काफी अच्छा है और जरूरी है, ठीक है। ये हो गया मेथड 2 और ये हो गया मेथड 1। तो आपके ऊपर है कि क्वेश्चन को देख के आपको डिसाइड करना है कि क्या आप सोल्व करोगे, है ना, किस तरीके से। तो यहां पर हमने रूट x देखा,
है ना, तो यहां से हम कुछ और लिखने की कोशिश कर रहे हैं। रूट एक्स को अगर हम कुछ टाइम के लिए h मान ले, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हम चलो सोच पाए हैं ना यहां से ये वाला पार्ट, लेकिन अगर थोड़ी डिफरेंट टाइप का यहाँ पर कुछ कुछ दे दिया पावर्स, है ना, तो वहां पर आपको ये सब्स्टिट्यूशन करने में हेल्प मिलती है, क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाता है थोड़ा। तो x इक्वल्स टू एच स्क्वायर हम यहाँ पर मान रहे हैं, ठीक है, तो वही पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा ये लिमिट, है ना, h टेंड्स टू देखेंगे कितनी बनेगी, और क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, x की जगह क्या लिखना है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है तो h की पावर 4 हो जाएगी, -1 डिवाइड बाय ये कितना है रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स कितना होता है h और -1, ठीक है। तो यही मैंने अगेन लिख दिया, बस x की जगह है ना h स्क्वायर लिखा। तो हमें पता है कि जब रूट एक्स x टेंडिंग टू 1 है, x टेंडिंग टू 1 है, तो h भी कहाँ टेंड कर रहा होगा, 1 पे कर रहा होगा, रूट 1 इज ऑलमोस्ट 1, ठीक है। तो यहां पर है ना रूट 1 इज एक्चुअली 1, तो h ऑल्सो टेंडिंग टू 1, क्लियर है। तो यहां पर आप लिख सकते हो, ध्यान से ये थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना है, व्हेन x इज टेंडिंग टू 1 h इज ऑल्सो टेंडिंग टू 1, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सब्स्टिट्यूशन करना सीखेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में, तो आपको पता चलेगा कि लिमिट को भी कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो यहां पर कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब देखो अभी भी लेकिन ये 0/0 का फॉर्म ही है कि नहीं, ऊपर भी 0 बनेगा नीचे भी 0 बनेगा, लेकिन यहां पर फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा आसान रहेगा। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं h स्क्वायर -1 और h स्क्वायर +1, और नीचे क्या है h -1 है, ठीक है। और h स्क्वायर -1 को अगेन हम h -1 h +1 लिख सकते हैं, और यहां पर है h स्क्वायर +1, और नीचे जो h -1 है उससे बस इसको कैंसिल कर देना है। समझ में आ रही है बात। अब बस यहां पर h इक्वल्स टू 1 की वैल्यूज पुट कर दो, ये 2 बनेगा ये 2 बनेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो दोनों ही स्टेप में आंसर 4 ही आएगा, डेफिनेट बात है वो तो, लेकिन थोड़ा सब्स्टिट्यूशन से ना थोड़ा फैक्टराइजेशन इजी हो जाता है, डायरेक्टली हम सोच पाते हैं। अगर यहाँ पर फैक्टराइजेशन आपको नहीं दिखेगा x -1 और यहाँ पर रूट x -1 है, तो आप मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन थोड़ा आसान हो जाता है, और भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन में, तो वहां पर भी इजी हो जाएगा आप अगर सब्स्टिट्यूशन भी वहां पर ट्राई करके देखोगे तो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। आप देखोगे आप बोलोगे कि ये तो ट्रिग्नोमेट्री का है ना क्वेश्चन आ रहा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, लेकिन ये भी हमारा फैक्टराइजेशन टाइप का ही फील देगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि x टेंडिंग टू अगर π/2 है, तो ये क्या 0/0 का फॉर्म या कोई और फॉर्म बन रहा है इंडिटरमिनेट, अगर नहीं बन रहा है तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर हम देखें 1 + cos 2x, तो x की जगह π/2 रखेंगे तो cos π बनेगा, और cos π होता है -1, तो 1 - 1 ऊपर तो 0 बन रहा है, और नीचे अगर हम ध्यान से देखें sin π/2 कितना बन जाएगा 1, 1 - 1 ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 0/0 की फॉर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, जो जो हमें वैल्यूज है ना, जो जो हमें फॉर्मूलाज पता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो 1 + cos 2x, इसको क्या करेंगे हम, cos 2x का हमें पता है 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, तो वो लिख दो, है ना, 1 + 2 cos स्क्वायर x -1 डिवाइड बाय 1 - sin x को क्या लिख सकते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं चलो, ठीक है। तो यहां पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, x टेंड्स टू π/2, और ऊपर क्या बन गया 2 cos स्क्वायर x, और नीचे क्या है 1 - sin x ही है, ठीक है। तो यहां पर भी हमारे पास जो π/2 वाली प्रॉब्लम थी वो अभी भी है, ये भी नीचे वाला 0 ही बन रहा है, वो अब cos π/2 डायरेक्टली वो 0 बन रहा है ना, पहले तो घुमा फिरा के 0 बन रहा था। तो इसको और थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, है ना, फैक्टराइज करके कि कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर x, अब हमें पता है कि भाई जो 2 है और जो cos स्क्वायर x है उसका स्क्वायर मैं बाहर ले रहा हूं, तो अंदर क्या है बेसिकली cos x है, लेकिन हमें पता होता है कि cos x का
हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पता है थोड़ा बेसिक, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने क्यों लिखा है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करो। और यहां पर 1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर लिख सकते हैं हाफ एंगल में 2 साइन x/2 और कोस x/2। ठीक है, तो ये वाला भी आपको याद ही होगा, ये 1 की जगह हम लिख ही सकते हैं हमेशा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे डिनोमिनेटर में लिखने से क्या फायदा हुआ, ये देखो आप यहां पे अब बन सकता है कोस स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या बन गया है बेसिकली, कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। और जो ऊपर बना है वो क्या बना है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 है, और जो ऊपर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो यही लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है आप अगर ध्यान से देखो ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। तो इसको कैसे डील करेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 ब्रैकेट जो बाहर है स्क्वायर उसको बाहर ही रखना है। ठीक है, तो अंदर वाले को मैं फैक्टराइज करके लिख रहा हूं, तो क्या लिखा जाएगा कोस x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, a माइनस बी, और क्या लिखेंगे कोस x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, और बाहर क्या है स्क्वायर है। ठीक है, बाहर स्क्वायर है, तो जब इस स्क्वायर को हम अंदर लाएंगे हर एक पे, तो यहां पर भी स्क्वायर आएगा, यहां पर भी स्क्वायर आएगा, और नीचे भी हमारा क्या लिखा हुआ है कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। मीन्स ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और आप देख पा रहे हो एक बात कि इन दोनों टर्म में अगर π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये कोस x/2 है ना, तो ये π/4, तो कोस π/4 √2 है ना, सॉरी 1/√2 माइनस साइन x/2, तो साइन π/4 ये भी 1/√2, तो 1/√2 1/√2 ये टेंड्स टू 0 हो रहा है। ठीक है, तो टेंड्स टू 0 वाले को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। भाई जाओ यहां से और हमें क्वेश्चन सोल्व करने दो। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2, और क्या बचा आपके पास कोस x/2 प्लस साइन x/2, और इसका स्क्वायर है क्योंकि यहां पर वो स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, और बाहर 2 चल ही रहा है। अब बस डायरेक्टली पुट कर दो क्योंकि यहां पर कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी π/2 पुट करने पे। तो देखो क्या क्या बनेगा, ये π/2 है तो कोस π/4 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/√2। सिमिलरली यहां पर भी बनेगा 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 मीन्स √2, और 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये बेसिकली डायरेक्टली आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लगेगा, लेकिन इसमें भी वही काम हो रहे हैं ना, फैक्टराइजेशन वाला टाइप का ही फीलिंग आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस सोल्व करना चाह रहे हैं अच्छे से एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर एक एग्जाम का ही क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि हम इतने कैपेबल तो हो ही गए हैं। लिमिट x टेंड्स 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो 1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा 0/0 का फॉर्म। सिमिलरली अगर आप x टेंड्स टू k यहां पर पुट करोगे तो k क्यूब माइनस k क्यूब k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, और ये दोनों अगर इक्वल है तो k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली लिमिट नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं यहां पर लिखूं तो क्या बनेगा, ये थोड़ा सा फैक्टराइजेशन पहले स्टेप में ही करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय कितना x माइनस 1। ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन तो हमने पहले कर लिया है ना, ये वाला h की पावर 4 माइनस 1 अपॉन h माइनस 1। ठीक है, तो उसी फैशन में जाना है। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है x की पावर 3 माइनस k की पावर 3, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। ठीक है, तो यहां पर भी हम देख पा रहे हैं x टेंड्स टू k पे प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स x माइनस k कहीं ना कहीं फैक्टर रहा होगा। तो देखने की कोशिश करते हैं क्या बन रहा होगा।
तो लिमिट x टेंड्स टू k अगर हमारे पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना है तो मैं लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूला ताकि कोई डाउट ना रहे, है ना। ये क्या बनता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी, है ना, प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बात। तो इसी को हम यूज करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस के, है ना, एक्स स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लीकेशन के एक्स प्लस के स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना है एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी लिख लेते हैं एक्स माइनस के और एक्स प्लस के। ठीक है, तो x माइनस के यहां से कैंसिल। अब यहां पर अगर आप कुछ भी, है ना, k की वैल्यू पुट करोगे x की जगह तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा। हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या बन जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो यहीं पर ही इसको कैंसिल कर देते हैं। x माइनस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी माइनस वन जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस वन बचेगा। क्लियर हो रही है बात। तो x प्लस वन में x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो तो ये 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बन गया 4। राइट हैंड साइड में अगर k पुट करोगे तो कितना बनेगा, देखो ध्यान से, k स्क्वायर, ये भी x की जगह k तो k स्क्वायर तो 3k स्क्वायर, है ना। और लिमिट हम रखते हैं x टेंड्स टू k। इनफैक्ट k लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि लिमिट हम ऑलरेडी यहाँ पर पुट कर रहे हैं इसी स्टेप में, है ना। और डिवाइड बाय कितना है x प्लस के, तो k x की जगह k रखेंगे तो 2k हो जाएगा। ऑल राइट, तो बस यहां से कैंसिल कर दो, है ना। तो k से k कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 4 इक्वल्स टू 3k बाई 2 और 2 इधर जाएगा और 3 नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा 8/3। ठीक है, यही तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, k की क्या वैल्यू होगी। तो देखो थोड़ा सा हमने फैक्टराइजेशन लगाया और एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया है। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से अगर आप बढ़ते जाओगे धीरे धीरे, है ना, क्वेश्चंस को समझते जाओगे तो आप बोलोगे कि ये तो एक ही क्वेश्चन है ना, शायद इजी क्वेश्चन उठा लिया होगा। तो अभी तो सेकंड लेक्चर ही हुआ है ना, तो धीरे धीरे रुको हमारे साथ और जैसे जैसे लेक्चर्स प्रोसीड करते जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेटेडनेस भी बढ़ता जाएगा, है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, बस धीरे धीरे हमारे साथ बने रहना और इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत ही चुटकियों में इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड सीखने के बाद अब बारी आती है रेशनलाइजेशन मेथड की। तो रेशनलाइजेशन आप बचपन से करते ही आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास है 1/2 माइनस √3, ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन करना है तो कैसे करेंगे। हमें पता है कि नीचे डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है ना, माइनस का, तो अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दे ना, 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3, तो इससे क्या बनता है डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी बनकर क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही बस आइडिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस √3 डिवाइड में 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस √3 का स्क्वायर मीन्स -3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 1 और इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस √3। ठीक है, बस यही आइडिया हमें यहाँ पर यूज करना है कि कैसे हम अपने फंक्शन को रेशनलाइज करें ताकि उसमें जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है उसको हम फाइंड आउट कर सके, एलिमिनेट कर सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है तो ये हमारे पास क्या है, ऊपर 0 बन रहा है और नीचे अगर यहाँ पर h की जगह 0 पुट करेंगे तो √2 माइनस √2, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, और ये क्यों बन रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर माइनस है। अगर ऐसे ही हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ चीजें, है ना, सॉर्ट आउट हो सकती है। तो देखते हैं यहाँ पर रेशनलाइज करके क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो h डिवाइड बाय √h प्लस 2 माइनस √2, है ना, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे h प्लस √2 प्लस √2, है ना, और रूट के अंदर h प्लस 2 प्लस √2 ये कर देंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा इस बार, है ना, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, और जो नीचे वाला टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो आप देखने की कोशिश करो, यहाँ पर h के साथ ऊपर तो h प्लस 2, है ना, प्लस √2 और नीचे क्या बन जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एच प्लस टू माइनस रूट टू का स्क्वायर मीन्स 2। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस वही बेसिक जो बचपन में सीखे हैं वही यूज करना है। बस आपको ये देखना आना चाहिए कि क्वेश्चन में हम रेशनलाइजेशन करें कि नहीं करें। ठीक है, और वो कैसे दिखेगा, जब भी आपके पास रूट दिख रहा हो और माइनस हो बीच में, उसके कारण प्रॉब्लम आ रही हो, तो वहां पर आप रेशनलाइजेशन का आइडिया को यूज कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया है, और जो ये h बचा, h हमारा इस h से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्वांटिटीज कैंसिल हो सकती है। तो अब क्या बचा, हमारे पास बचा h प्लस 2 रूट के अंदर प्लस रूट 2। ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर हो रही है क्या बात। अब इसमें अगर हम h इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, h अगर 0 पुट करेंगे तो ये रूट 2, ये भी रूट 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बस छोटा सा आइडिया है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो बड़े क्वेश्चन आएंगे, आपको बस ये सोचना है कि कैसे हम उसको, है ना, किस तरीके से सोल्व करें। यहां पर तो सिंपल हमने 1 स्टेप का ही रेशनलाइजेशन किया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वहां पर हमें 2 टाइम्स रेशनलाइजेशन करना होगा, या मैं बोलूं डबल रेशनलाइजेशन करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर ऊपर भी माइनस में है और नीचे भी माइनस में है। क्लियर है, क्या हमारा x टेंड्स टू 2 पुट करके हमारा ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, देख लेते हैं। तो यहां पर देखो, ये बन जाएगा 2 × 2 4 प्लस 2 6 रूट के अंदर, और यहां पर भी 3 × 2 6 रूट के अंदर, तो रूट 6 माइनस रूट 6, ऊपर तो बना 0, नीचे की अगर हम बात करें 6 प्लस 2 रूट 8, है ना, और रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, और माइनस में भी 2 × रूट x की जगह रूट 2, तो 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 अगेन 0, तो 0/0 का फॉर्म तो है। तो यहां पर हम लगाएंगे डबल रेशनलाइजेशन, देखो कैसे लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहले तो उसी को लिख लेते हैं, 2 है ना, 2x प्लस 2 और माइनस 3x, x प्लस 6 माइनस 2 रूट x। ठीक है, अब इसमें रेशनलाइजेशन करने की प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो ऊपर वाले का भी हमें माइनस गायब करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, प्लस लगाना होगा। ठीक है, बीच में, तो इसके साथ आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2 प्लस रूट 3x। ठीक है, और अब ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन मैं यहां मल्टीप्लाई ना करके, है ना, इधर पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अभी देखेगा क्यों। तो 2x प्लस 2 प्लस रूट 3x, तो ये वही है बेसिकली, है ना। इसमें हम अगर देखें तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई किया है हमने अल्टीमेटली, और वैसे ही यहां पर मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा क्योंकि इसका भी तो रेशनलाइजेशन करना है, जो नीचे वाली क्वांटिटी है, तो इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, है ना, क्या मल्टीप्लाई करना होगा, रूट x प्लस 6 प्लस 2 रूट x। ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना होगा, ताकि हम कुछ भी छेड़खानी ना करें, है ना। सिंपली हम बोल दे कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, 1 से मल्टीप्लाई किया है सिर्फ। ठीक है, आइडिया आपको क्लियर ही होगा बचपन से। तो यहाँ पर बेनिफिट ये हुआ कि जब हम सोल्व करने जाएंगे तो ये वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो ये नीचे है ना, ये वाला पार्ट भी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो ये वाली क्वांटिटीज बची, ये कहाँ से आया, है ना, नीचे वाले के रेशनलाइजेशन से, और ये वाली क्वांटिटी आई ऊपर वाले के रेशनलाइजेशन से, जो हमारा नेगेटिव के कारण 0 बन जा रहा था, लेकिन अब बीच में प्लस है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर क्या क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 3x। ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा, x प्लस 6, है ना, माइनस 2 रूट x का स्क्वायर, तो ये अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा रूट 4x, तो 4x का स्क्वायर मीन्स रूट 4x का स्क्वायर मीन्स ये बन जाएगा 4x। ठीक है, अब यहां पर देखो कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपली, इसको तो एज इट इज लिख सकते हैं, रूट x प्लस 6 प्लस 2 रूट x, और नीचे रूट 2x प्लस 2 प्लस रूट 3x। ठीक है, चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें बन रही है ना। यहां से हमारे पास जो 0/0 की फॉर्म बन रही थी, यहीं पर ही कुछ एलिमिनेट होगा,
तो देखते हैं वही बात। तो ऊपर क्या बन रहा है देखो 2x माइनस 3x, तो ये बन जाएगा कितना 2 माइनस एक्स। क्लियर हो रहा है। और जो नीचे है क्वांटिटी वो क्या है x माइनस 4x, तो माइनस 3x प्लस 2। और अगर हम 2 माइनस एक्स बनाना चाहे तो कैसे बनेगा 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेंगे तो 6 में से 2 बचेगा और माइनस 3x था तो वहां से माइनस एक्स बचेगा। और जो बाकी की क्वांटिटी है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे रूट एक्स प्लस 6 प्लस 2 रूट एक्स अपॉन रूट 2x प्लस 2 प्लस रूट 3x। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी हो गई और एक ये वाली क्वांटिटी हो गई और लिमिट है हमारी x टेंड्स टू 2। अब देखो हमें कल्प्रिट मिल गया है 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, इसी के कारण पूरा ये प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 2 पे ये 0 हो जा रहा था, लेकिन अब 0 नहीं होगा, है ना। इसको ऐसे ही कैंसिल कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें आंसर। यहां पर सिंपली आपको 2 पुट कर देना है ना, यहीं पर ही कर देते हैं, वहां तक क्यों जाना। तो ये 1/3 तो है ही, और यहां पर अगर 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 8 इज 2 रूट 2 और प्लस में 2 रूट 2। ठीक है, पहले क्या हो रहा था ये नीचे बन रहा था 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो अब ये ऐड होगा और यहां पर क्या हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 6। तो पहले ये माइनस हो रहा था कैंसिल हो रहा था, अभी ये प्लस हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 रूट 6। तो 2 रूट 6 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 रूट 3। ठीक है, तो यहां से थोड़ी थोड़ी कैंसिलेशन करने स्टार्ट करो। तो ये है 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 डिवाइड बाय 3 के साथ यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट 2 रूट 3। तो रूट 2 से रूट 2 गया और यहां पर 4 गया 2 से 2 टाइम्स और ये 3, तो ये आ जाएगा 2/3 रूट 3। क्लियर हो रही है बात। तो 2/3 रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आपको डबल रेशनलाइजेशन करने की जरूरत थी और ज्यादा कुछ नहीं, है ना। ये भी बचपन में आपने अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस किया ही होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, बस उसको हम लिमिट्स में कैसे यूज कर रहे हैं वो हमें सीखना है। फैक्टराइजेशन सीखा, रेशनलाइजेशन सीखा, ये बचपन के कॉन्सेप्ट थे। अब हम सीखेंगे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, जो आप क्लास 11th का ही टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम। उसमें सीखते हो कि कैसे हम किसी भी बायनोमियल है ना एक्सपेंशन को अप्रोक्सीमेट कर ले। तो उस आइडिया को हम आप सीखने वाले हैं। बच्चों बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम अच्छे से चैप्टर में सीख चुके हैं बायनोमियल थ्योरम के चैप्टर में, लेकिन उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, सेम आइडिया है। 1 प्लस एक्स की पावर n को हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन है कि यहां पर जो x है वो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सपेंशन लिखता हूं 1 प्लस एक्स की पावर n का क्या होता है। तो यहां पर n डिपेंड करता है n इंटीजर है या फिर फ्रैक्शनल या नेगेटिव क्वांटिटी है। तो अगर हमारे पास n नेचुरल नंबर होता है, ठीक है 1 2 3 4 5 6, तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक्सपेंशन में सिंपली लिखते हैं nc0, है ना, याद होगा आपको x की पावर 0, nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2। अब क्योंकि इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है तो उसकी पावर कितनी भी लगाएंगे तो डिपेंड नहीं करेगा ना, मैटर नहीं करेगा। तो इसीलिए जो ये वेरिएबल है x, इसी की पावर बढ़ती जाएगी, सेकेंड टर्म की पावर बढ़ती है। तो इस तरीके से हमारा जो लास्ट टर्म बनेगा वो बनेगा ncn और x की पावर n। ठीक है, ये कब है जब x हमारा नेचुरल नंबर हो। लेकिन अगर x हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो, ठीक है, तो उसके केस में क्या करेंगे, नेचुरल नंबर नहीं हो मीन्स या तो फ्रैक्शन हो 1/2 3/2, है ना, उस तरीके से, या फिर नेगेटिव पावर्स भी हो सकती है। ठीक है, -2 -4, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये नहीं लिखकर हम बेसिक वाला जो पास्कल ट्राइंगल है उसी पे डिपेंड करते हैं, जो हमने बेसिक में सीखा था। क्या सीखा था, जैसे इसको अगर हम सोल्व करके लिख दे, जो NC2 है और NC3 है, यहां पर NC3 आएगा, है ना, तो उसको सोल्व करके क्या आता है वो हमने देखा हुआ है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर NC0 है तो ये क्या होता है 1 ही तो होता है, और x की पावर 0 1, NC1 क्या होता है n होता है तो nx, और NC2 क्या होता है n-1/2, है ना, या 2 फैक्टोरियल, मैं लिख देता हूं 2 फैक्टोरियल, और x स्क्वायर प्लस NC3 क्या हो जाएगा n-1 n-2, है ना, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल
या फिर है ना ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, एक्स क्यूब। लेकिन खास बात यह है कि जब हम फ्रैक्शन के लिए सोल्व कर रहे होते हैं या फिर नेगेटिव क्वांटिटी के लिए सोल्व कर रहे होते हैं, नेगेटिव एन के लिए, तो ये जो एक्सपेंशन है वो इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर्स तक ही, नेचुरल नंबर्स के लिए कर रहे हैं तो वो एन तक ही जाएगा, जितना भी एन है। एन अगर 10 है तो 10 + 1 11 टर्म्स होंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव या फ्रैक्शन क्वांटिटी के लिए, नॉट नेचुरल नंबर्स के लिए बात कर रहे हो, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहां पर आप नोटिस करना स्टार्ट करो कि जो ये x की पावर 2 है ना, ये क्या है, हमने बोला अगर स्मॉल है तो ये x² तो और भी छोटा हो जाएगा। हमने काफी पहले बात करी थी कि जब हम पावर बढ़ाते हैं वो छोटे नंबर की, तो वो और भी छोटा नंबर हो जाता है कि नहीं, और जो x³ है वो भी छोटा हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में ना कभी कभी आपको दिखने लगेगा या बोल भी दिया जाएगा कि बोल दिया जाएगा लाइक कि x³ या उससे हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमें यहां तक ही जाना होगा, है ना। या फिर हमें अगर ऐसे ही बोल दिया कि हम x² या हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 1 + nx तक जाना होगा। तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा बेसिकली किस तरीके का हम सॉल्यूशन करें यहाँ पर, है ना। और लिमिट में ही हम एक एक्सपेंशन, जो सीरीज एक्सपेंशन होते हैं उनको सोल्व करेंगे, यूज करेंगे, तो वहां पर आपको और चीजें दिखेगी कि किस पावर्स तक हमें जाना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट सेशंस में सीखेंगे। अभी का हमारा क्या टारगेट है कि हम इसको ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो x है वो एक्सेप्टेबल रहता है, लेकिन जब जैसे ही x² x³ आने लगता है, अब चूंकि x बहुत स्मॉल है, टेंडिंग टू 0 की बात हो रही होती है लिमिट में, दैट मीन्स हम इन वैल्यूज को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हम इनको क्वेश्चंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है और बोला गया है कि यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 है, 3 + x² (1/2 - 2) अपॉन x - 1। तो x अगर 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 0 और ऊपर 4 की पावर 1/2 2 2 - 2, ये भी है ना 0, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, है ना, 3 + x² (1/2), तो पावर में 1/2 है, तो जैसे ही आपको ऐसा दिखे और यहां पर हम आइडिया देख सकते हैं कि बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वाला पावर हमने अभी देखा है। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 1/2 है सिर्फ, तो रूट की ही बात हो रही है, और ये आप रैशनलाइजेशन से भी कर सकते हो, वो मेथड भी हम देख लेंगे, बट हम यहाँ पर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का आइडिया स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमने देखा है 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है जब भी आप बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो। एक कंडीशन तो ये कि भाई 1 + x के तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं चलेगा 3 + x लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि जो हमारा x है वो बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x तो टेंडिंग टू 1 है। ठीक है, तो ये भी हमें बात ध्यान रखनी होगी, x टेंड्स टू 0 होना चाहिए और 1 + x लिखा हुआ होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर जब हम अप्रोक्सीमेशन का आइडिया लगाएंगे। तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं, x = t + 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x जब टेंड कर रहा होगा 1 पे, तो जब x 1 बन रहा होगा तो t क्या बन रहा होगा, 0 की तरफ। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो x - 1, तो यहां से x - 1 टेंड्स टू 0, या फिर लिमिट t टेंड्स टू 0, है ना, ऐसे भी लिखते हैं लिमिट को। तो यहां पर हमने क्या देखा कि x को t + 1 लिख दिया, तो वही हमें चेंजेस यहां पर भी करना है। तो 3 + t + 1 की पावर 1/2 - 2 डिवाइड बाय x की जगह t + 1 और -1। ठीक है, तो यहां पर ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 4 + t की पावर 1/2 - 2 अपॉन t, और लिमिट कहां से कहां तक है, t टेंड्स टू 0 है। तो ये जो हमने चेंज किया ना, अभी भी ये हमारा 0/0 का ही फॉर्म है। ये 0 पे जब ये 0 बन जा रहा है, और यहां पर भी जब t को 0 पुट करेंगे तो 4 की पावर 1/2 2 और ये -2, तो ये 0/0 का ही फॉर्म है। ठीक है, लेकिन यहां से बेनिफिट क्या हुआ, अब हम इसमें बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। पहले नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि x वाज नॉट टेंडिंग टू 0, बहुत छोटा नहीं था, जो कि होना चाहिए बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए। और दूसरी चीज यहाँ पर 1 + t नहीं बन पा रहा था, हालांकि अभी भी नहीं बना है,
लेकिन बना देते हैं। तो क्या करना होगा, 4 कॉमन ले लेंगे हम, है ना, लिमिट t टेंड्स टू 0। 4 अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 बन जाएगा बाहर, है ना। 4 की पावर 1/2 है, 2 बनेगा, और अंदर क्या बनेगा, 1 प्लस t/4 की पावर 1/2 -2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, t। ठीक है, तो जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लगाते हैं इस तरह के आइडिया पे लगाएंगे, है ना, 1 प्लस t/4। तो यहां पर हमने बताया कि 1 प्लस x होना चाहिए, बट अगर 1 प्लस t और t के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में है तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि t टेंडिंग टू 0, तो t/4 तो वो तो ऑब्वियसली टेंड करेगा 0 के लिए, है ना। तो 1 प्लस समथिंग एंड दैट समथिंग शुड टेंड टू 0। ठीक है, तभी हम उस पे आइडिया पे, है ना, उस ब्रैकेट पे लगा देंगे उस एक्सपेंशन के लिए, है ना। तो लिमिट t टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, देखो यहां से हमें पता होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिखना है, 1 प्लस nx लिख लेना है। तो 1 प्लस nx, n कितना है 1/2 और x कितना है t/4, तो ये आ जाएगा टोटल t/8, है ना, मल्टीप्लाई होगा -2 डिवाइड बाय t। तो अगर इसमें हम, है ना, यहां से यहां तक के प्रोसेस में हमने क्या लगाया है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यहां से यहां तक में। अब बस सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। तो देखो क्या क्या बन रहा है, ये बन जाएगा 2 प्लस, है ना, t/4 -2 तो है ही, और नीचे बन जाएगा डिवाइड में t, लिमिट t टेंड्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4। क्लियर हो रही है बात, 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि पावर सिर्फ 1/2 है ना, तो क्या हमें जरूरी था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना, बिल्कुल जरूरी नहीं था। यहां पर हम ओल्ड आइडिया जो हमने सीखा था, क्या, रेशनलाइजेशन का, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो 0/0 का फॉर्म है, तो रेशनलाइजेशन से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं इसी स्टेज में। तो इसको लिख सकते हैं ना, 3 + x - 2 डिवाइड बाय x - 1। ठीक है, ये मैं इसीलिए बता पा रहा हूं रेशनलाइजेशन का, क्योंकि यहां पर सिर्फ रूट है, पावर 1/2 है। अगर यहां पे पावर 1/5 होती तो 1/5 को तो हम 1 प्लस x की पावर n को 1x लिख लेते। ठीक है, 1/5 सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता, उसको फर्दर सोल्व कर लेते, लेकिन यहां पर सिर्फ रूट है। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है ना कि भाई यहां पर रूट है और कोई सिंपल सा आइडिया लग सकता है, तो पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लगा लो। ठीक है, लेकिन यहां पर आइडिया आपको बताने के लिए ये जरूरी था छोटा सा एक एग्जांपल दिखाना। तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, √3 + x, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 + x + 2। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, a² - b², तो ये बनेगा 3 + x, a² - b², तो -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और नीचे x - 1 और √3 + x और +2। ठीक है, तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 आपको लगा देनी है। तो ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 - 4 - 1, तो x - 1 लिखा हुआ है, और नीचे भी x - 1 था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब x इसमें पुट कर दो, है ना, 1, तो ये आ जाएगा 1/√3 + 1, तो 2, और +2, तो ये भी आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहां पर एक स्टेप ही हमने बीच में किया और आंसर आ गया। और यहां पर थोड़ा सा आइडिया जनरेट करने के लिए हमने इतने स्टेप्स लिए। समझ में आ रही है बात। तो अगर कोई इजी मेथड लगता है लिमिट्स में, यही खास बात है कि आप सोच सकते हो कि ये वाला मेथड लग रहा है, लेकिन वहां पर थोड़ा दूसरे वे में अगर आप सोल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा। वो सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा कि इसमें कौन सा मेथड लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पर ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इतना आइडिया सीख चुके हैं कि अब जेईई मेंस के भी क्वेश्चन सोल्व कर ले। ठीक है, इसी आइडिया पे आया हुआ है, लेकिन यहां पर पावर 1/3 है। ठीक है, तो हम यहां पर डेफिनेटली बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 + x की पावर n को हम 1 + nx इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स जेईई मेन का क्वेश्चन है। तो बोला गया है लिमिट x टेंड्स टू a + 2x 1/3, है ना, आप देख लो क्वेश्चन। और यहां पर x = a अगर आप पुट करोगे तो क्या बनेगा,
ये बन जाएगा 3a की पावर 1/3, 3a की पावर 1/3 तो 0, और नीचे 3a प्लस a तो 4a की पावर 1/3 माइनस 4a की पावर 1/3 तो ये भी 0, तो 0/0 का फॉर्म तो है। तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहते हैं, बट कुछ कंडीशंस है। कौन कौन सी? 2 कंडीशन बताई थी। एक तो x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, है ना, जो भी वेरिएबल है दैट शुड बी टेंडिंग टू 0, और 1 प्लस एक्स टाइप का फॉर्म लिखा हुआ होना चाहिए। दोनों ही यहाँ पर विजिबल नहीं है। x टेंडिंग टू a है तो सबसे पहले हमारा टास्क होना चाहिए क्या, कि x को हमें t में कन्वर्ट करना है। तो x को हम लिख सकते हैं t प्लस a, तो t इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस a। तो जब हमारा x टेंड्स टू a है तो t कितना टेंड कर रहा होगा, 0 के आसपास। ठीक है, देख लो यहीं पर x को अगर हम a लिख दे तो a से a कैंसिल, तो t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और x की जगह t प्लस a हम पुट कर देंगे पूरे एक्सप्रेशन में, तो क्या बन जाएगा ये देखो ध्यान से, लिमिट t टेंड्स टू 0 और a प्लस x की जगह t प्लस a तो 2 से मल्टीप्लाई है तो 2t प्लस 2a, है ना। थोड़ा सा केयरफुली करना होगा ये, अदरवाइज आप एग्जाम में, है ना, मिस्टेक कर सकते हो। 3x तो ये आ जाएगा 3t प्लस 3a, और पावर में है 1/3, है ना, पावर सभी की 1/3 ही है। और नीचे क्या आ जाएगा, 3a प्लस x की जगह t प्लस a तो ये आ जाएगा 3a प्लस t प्लस a, है ना, पावर अगेन 1/3 है, माइनस 4x तो 4t प्लस 4a, और पावर में कितना है 1/3। क्लियर हो रही है बात? तो अब यहां पर हम थोड़ा सा कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि पहले तो हमने वो सब्स्टिट्यूशन किया, फिर वहां से थोड़ा सोल्व किया, तो ये स्टेप ना लिखकर हम डायरेक्टली ये कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा, 2a प्लस a तो 3a है प्लस 2t है, और हमें कैसे फॉर्म चाहिए, 1 प्लस t पावर समथिंग वाला, तो हम ये जो 3a बन रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, और पावर में कितना आएगा 1/3, है ना, जितना पावर वहां पे है वही बाहर आएगा, और अंदर क्या बनेगा 3a प्लस 2t था, 3a ले लिया तो 1 प्लस 2t/3a बन जाएगा। ठीक है, पावर में 1/3। क्लियर हो रही है बात? इसी तरीके से सारे के सारे ब्रैकेट्स पर हम लगाएंगे कंडीशन, ठीक है, ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अभी क्या है, 1 प्लस समथिंग की पावर 1/3, ठीक है, तो एंड दैट समथिंग इज टेंडिंग टू 0, क्योंकि t टेंडिंग टू 0 है तो a और 2 ये भी मल्टीप्लाई होने के बाद भी t 2 को ही टेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, माइनस 3a प्लस 2t है तो 3a कॉमन लेना है, तो यहां से आ जाएगा 3a की पावर 1/3, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस t/a की पावर, है ना, होल पावर 1/3। नीचे देख लेते हैं 4a प्लस t, तो 4a की पावर 1/3, और ये आ जाएगा 1 प्लस, है ना, t है और 4a कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा t/4a की पावर 1/3। अभी हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा ही नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम 4a कॉमन ले लेंगे तो माइनस 4a की पावर 1/3, और अंदर बच जाएगा कितना, अंदर बच जाएगा, यहां पर 4a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस t/a की पावर 1/3। क्लियर हो रही है बात? अब देखो ये जो पावर 1/3 है जो बाहर से लिखा हुआ है उसको थोड़ा इग्नोर करो, और यहां पर देखो 1 प्लस t की पावर समथिंग, तो उसको लिख सकते हैं 1 प्लस दैट समथिंग इंटू t। ठीक है, तो यही स्टेप हमें यूज करना है। उससे पहले आप ये बात देख लो कि यहाँ पर 3a की पावर 1/3 कॉमन लेंगे, यहां से 4a/1/3 की पावर कॉमन लेंगे, तो a की पावर 1/3 तो चारों टर्म्स में है वो तो कैंसिल कर सकते हैं हम, और यहाँ पर 3 की पावर 1/3 डिवाइड बाय 4 की पावर 1/3 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3/4 की पावर 1/3। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन ही चल रही है। और यहां पर हम थोड़ा सा सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस दिस इंटू दिस। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx, तो 1 प्लस 1/3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2t/9a। क्लियर है, यहां पर 1 प्लस, है ना, इनफैक्ट बीच में माइनस है
तो -1 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर भी 1 माइनस आ जाएगा। 1/3 इंटू t/a, तो यह आ जाएगा t/3a। क्लियर है? और नीचे क्या बनेगा एक्सप्रेशन, ये बन जाएगा 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो t/12a, है ना, और यहां पर -1 माइनस t/3a। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब देखो 1 से 1 यहां पर कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या बनेगा और नीचे क्या बनेगा इसको देख लेते हैं। तो यहां पर 2t/3 है, यहां पर t/3 है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 3t/9 है ना, और ये 2t/9 है, ये माइनस के साथ है तो -t/9a बचेगा। कितना बचेगा? -t/9a। ठीक है, और नीचे क्या बनने वाला है, साइड में क्या चल रहा है, साइड में चल रहा है 3/4 की पावर 1/3 और लिमिट t टेंडिंग टू 0। ठीक है, और यहां पर 1 से 1 कैंसिल, t/12 है, यहां पर t/3 है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4t/12 है, माइनस के साथ है और ये +1 है ना, तो -3/12 हो जाएगा और -3t/12a बन जाएगा ये। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, अब बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, अब ज्यादा कुछ इसमें रहा नहीं है, बस आपको आंसर जल्दी से फाइंड आउट करना होगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर t से t भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और a से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा मैं लिख देता हूँ, t से t कैंसिल, a से a कैंसिल, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ऊपर आएगा 12 और नीचे बन जाएगा 3 × 9। क्लियर हो रही है बात? और यहाँ पर लिमिट भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस स्टेप में हमारा t अपीयर ही नहीं हो रहा है, तो 3 ये बन जाएगा 4। अब देखो ध्यान से कितना बन रहा है, 3 की पावर 1/3, और ये क्या है 4 की पावर 1/3, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, है ना, 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 3, है ना, 2/3 इंटू ये 2 की पावर 2 है और नीचे कितना है 3 की पावर 2। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो पावर्स है ना वो थोड़ी अजीब तरीके से दी हुई है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा अलग तरीके से, है ना, थोड़ा इजीली इसको सोल्व कर लेंगे। 2 की पावर 2 और नीचे 2 की पावर 2 - 3, तो ये माइनस होगा, तो 2 - 2/3 बन जाएगा 2 की पावर 4/3। ठीक है, और नीचे 3 की पावर 2 है और ऊपर 3 की पावर 1/3 है। ठीक है, तो यहां पर कितना बनेगा 2 - 1/3, तो ये बन जाएगा, है ना, 2 - 1/3 तो 5/3। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन अभी भी पावर्स में प्रॉब्लम है, तो लेकिन इतना क्लियर है कि 2 की और 3 की पावर डिफरेंट है, 4/3 5/3 है कि नहीं। तो यहां पर जो ये 2 की पावर सेम दिखा रहा है ना, 3 की पावर 4/3, ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। ठीक है, अब बस हमें ये चेक करना है कि ये और ये है ना एक्सप्रेशन सेम है या नहीं, क्या इनकी वैल्यूज है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये कितने लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3 और यहाँ पर 2 की पावर 1/3 है, तो 2 की पावर ऊपर तो 4/3 बन ही रहा है ना, और यहाँ पर क्या बन रहा है 3 की पावर 1 और यहाँ पर 3 की पावर 2/3, तो अगर इन पावर्स को ऐड कर दे 1 + 2/3 तो यह आ जाएगा 5/3। ठीक है, दैट मीन्स यही तो हमारा आंसर बन रहा है यहाँ पर, 2 की पावर 4/3, 3 की पावर 5/3, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चेक करने के लिए, है ना, टू जस्ट सॉलिडिफाई आवर आंसर, ये भी आप चेक कर सकते हो अपने फ्री टाइम में और देखो कि ये पावर सेम आ रही है क्या। ठीक है, तो बेसिक आइडिया यहाँ पर वही है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। और कहाँ पर यूज किया हमने बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, देखो इस स्टेप में हमने फेवरेबल कंडीशन बना ली थी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए, और यहां से जो यहां पर हम पहुंचे हैं उसमें हमने यूज किया है बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो आपको वो कंडीशंस बनानी होगी 1 + x की पावर समथिंग, जहां पर जो x है दैट शुड बी टेंडिंग टू 0, और उसको हम इजीली लिख सकते हैं 1 + nx। ठीक है,
बच्चों इसी के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। आज हमने सीखा कि अलजेब्रिक मेथड्स जिससे हम 0 बाय 0 की फॉर्म सोल्व करते हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन मेथड्स थे। आगे हम और भी अलजेब्रिक मेथड्स के पार्ट सीखेंगे जिसमें हम इन्फिनाइट टाइप की फॉर्म्स सोल्व करना सीखेंगे, जिसमें इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट या फिर इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट होंगे। और भी हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।